ओके, ब्रांच एंड बाउंड में हम क्या करेंगे अगेन, कि हमारे पास यहाँ पे नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है, जैसे कटिंग प्लेन का भी नेम से इंडिकेशन हो रही है, यहाँ से भी ब्रांच एंड बाउंड से भी नेम से इंडिकेशन हो रही है कि हम ब्रांचिंग करेंगे और देन फिर उसके बाउंड्स हम डिटरमिन करेंगे। ब्रांचिंग जो है वो कैसे की जाएगी, अगेन हम पहले एलपी सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, मीन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन हम डिटरमिन कर लेंगे, देन जो सॉल्यूशंस आएंगे उसकी बेसिस के ऊपर आप ब्रांचेस कैलकुलेट करोगे और हर ब्रांच के अकॉर्डिंगली फिर हम देखोगे कि इसका बाउंड्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, क्योंकि हर ब्रांच के अकॉर्डिंगली आपके पास एक लोअर बाउंड होगा और एक अपर बाउंड होगा। अच्छा एक और चीज याद रखिएगा कि किसी भी इंटीजर प्रॉब्लम के लिए जो लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन होता है वो उसका अपर बाउंड होता है। अपर बाउंड होता है, अच्छा ठीक है। ओके, अब ब्रांच एंड बाउंड को हमने चलाना कैसे, लाइक जैसे मैंने तो अभी बताया, हम जब ब्रांच एंड बाउंड मेथड अप्लाई कर रहे होते हैं तो इन ऑर्डर टू डिटरमिन द इंटीजर सॉल्यूशन हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो वंस वी गेट द सॉल्यूशन, ठीक है, अगर तो वो इंटीजर आ गया दैट्स गुड, सो इट मीन वी गॉट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। बट अगर वो इंटीजर नहीं आया तो हमने फिर फ्रैक्शन वाले जो वेरिएबल्स है जी जी। आपने वो उनमें से उस वेरिएबल को पिकअप कर लेना, जैसे जो फ्रैक्शंस में आए हैं, और उसकी अपने ब्रांचिंग कैसे करनी है उस वेरिएबल की, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे इस वेरिएबल की जो x1 की वैल्यू आई है वो 2.5 आई है। जी जी। तो हम ब्रांच क्या करेंगे कि एक दफा हम उसी जो एग्जिस्टिंग मॉडल है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट ऐड कर देंगे विद x1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, और सेकंड एक सेकंड प्रॉब्लम हम बना लेंगे विद x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास सपोज जो इनिशियल प्रॉब्लम था उसमें हमारे पास दो कंस्ट्रेंट्स थी, तो ये वाली कंस्ट्रेंट ऐड होके एक एक्स्ट्रा नई कंस्ट्रेंट ऐड हो जाएगी तो वो तीन कंस्ट्रेंट्स बन जाएंगी। अच्छा, ये दो और वो एक फ्रैक्शन वाली, ठीक। नहीं 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 नहीं, ये वाली कंस्ट्रेंट सेपरेट ऐड होगी, वो बेसिकली इस वेरिएबल की बजाय हम दो प्रॉब्लम्स बेसिकली नए बना लेंगे इस वेरिएबल जी की वजह से। जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है एक दफा उसमें ये वाली कंस्ट्रेंट ऐड होगी और सेकंड टाइम ये वाली कंस्ट्रेंट ऐड होगी, सो एक प्रॉब्लम से हमने दो प्रॉब्लम्स बना लिए। ठीक जी। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग ब्रांचिंग, कि आप बेसिकली एक प्रॉब्लम से डिफरेंट प्रॉब्लम्स बनाते चले जाते हो और उसकी डिफरेंट ब्रांचेस बनती जाती है। सही, ठीक ठीक जी। है, वंस के अब हम डिफरेंट ब्रांचेस तो बनाते जा रहे हैं लेकिन हर ब्रांच का हमने बाउंड्स पे डिटरमिन करने। अच्छा जी। बाउंड मीन कि हम उसको किस ब्रांच को कहां पे जाके स्टॉप कर दें और वहां से हम आगे फर्दर ब्रांचेस मत करें। ठीक है, ठीक। अब उसमें हमारे पास दो तरह के बाउंड होंगे, जैसे मैंने बताया एक लोअर बाउंड है और एक अपर बाउंड है, और अपर बाउंड हमारे पास क्या होगा, दैट इज अ लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन। अच्छा, पर वो ठीक है, ठीक हुई। और लोअर बाउंड क्या होता है, दैट इज बेसिकली द इंटीजर सॉल्यूशन, जो हम कह देते हैं इट्स अ ट्रंकेटेड वैल्यू, द इंटीजर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ये हमारा लोअर बाउंड होगा। अच्छा, ये फाइनल सॉल्यूशन में आएगा ना हमारे पास? नहीं, ये आपके हर नोड के अकॉर्डिंगली चलता अच्छा जाएगा, अच्छा अच्छा वो अच्छा, अभी ठीक हम है। इसको डिस्कस करते हैं, वो आपको मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। सही चीज, ठीक सही, है, बिल्कुल। ओके, अब हमने क्या करना है कि हमने ये कैसे डिसाइड करना है कि हम कौन सी नोड के ऊपर कब स्टॉप करें, मतलब कौन सी नोड के ऊपर कौन सी किस तरीके से हमें स्टॉप करना चाहिए। सो अगर हमारे पास जो है वो इन तीन में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाए तो हम कहेंगे कि हम इस नोड को स्टॉप कर देंगे, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं फैथम नोड। फैथम, ठीक है, सही। कि हमने उस नोड को फैथम कर देना है। फैथम मीन कि या तो आपका जो है तमाम के तमाम डिसीजन वेरिएबल्स का आंसर उस नोड के ऊपर इंटीजर आ जाए। उस नोड का मतलब ये है कि उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वहां पे तमाम के तमाम डिसीजन वेरिएबल्स का आंसर इंटीजर है। अच्छा जी। ठीक है, सेकंड क्या है, अपर बाउंड ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, अपर बाउंड ऑफ द प्रॉब्लम विच हैज अ नॉन इंटीजर वैल्यू, मींस कि आपने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया। जी जी। ठीक है, क्योंकि नॉन इंटीजर लिखा हुआ है और उन डिसीजन वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन नहीं आ रही आपकी करंट लोअर बाउंड से।
ठीक है। अच्छा ओके, ठीक। ये इसका मतलब ये है कि अपर बाउंड आपके पास क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन, और लोअर बाउंड क्या है, जो कि आपके इंटीजर सॉल्यूशन के जरिए आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू आई हुई है। अगर वो ठीक कह रहा है कि आपके अपर बाउंड की वैल्यू जो है वो आपके लोअर बाउंड से ग्रेटर देन नहीं है, तो फिर भी हम उसको स्टॉप कर देंगे, मीन वो इक्वल आ गई। ठीक। ठीक है। या थर्ड सिनेरियो ये है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो इनफिजिबल बन जाए। अच्छा ठीक। अगर इनफिजिबल भी होगा तो हम स्टॉप कर देंगे। सो इन ये वाली तीन कंडीशंस आएंगी तो हमें फिर फर्दर वहां से ब्रांच करने की जरूरत नहीं है, मीन फर्दर वहां से प्रॉब्लम को मूव करने की जरूरत नहीं है या सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सही। ओके, सो इन द एंड हमारे पास क्या होगा कि ऑब्वियसली जो करंट बेस्ट लोअर बाउंड होगी, करंट बेस्ट लोअर बाउंड से, लोअर बाउंड से क्या मुराद है कि जिस नोड के ऊपर आपका इंटीजर सॉल्यूशन सबसे बेटर होगा वो आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। इन मैक्सिमाइजेशन केस ऑब्वियसली हम कहेंगे जो हाईएस्ट लोअर बाउंड वैल्यू होगी वो आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। अच्छा ठीक ठीक है। है। लेकिन जब हम करेंगे क्या, जब जब भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हम इनिशियली उसकी जो लोअर बाउंड है वो हम इन्फिनिट लेके चल रहे होंगे। जी जी ठीक। ओके, अब हम जो है वो इसको सॉल्व कर दें, ये बेसिकली उसका एल्गोरिदम है। तो मैं इसको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ इस एल्गोरिदम को। तो ये अच्छा जी। 7 स्टेप एल्गोरिदम है, इसको अभी हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। ओके, सपोज मेरे पास ये एक एग्जांपल है जिसमें दो कंस्ट्रेंट्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि वी वांट टू मैक्सिमाइज। Okay, so we have the non-negativity constraint as well as we have the integer constraint. अच्छा जी ठीक Okay, है। हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले अगेन, क्योंकि हम इंटीजर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हम इंटीजर जो है रिस्ट्रिक्शन इसको फिलहाल हम इग्नोर कर देंगे, मीन रिलैक्स कर देंगे, और हम सिंपल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक। ओके, सो जब हमने सिंपल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया, सो वी गॉट द फिजिबल रीजन, दैट इज दिस वन, दिस इज शेडेड रीजन, ये फिजिबल। ठीक है, हमने ग्राफिकली सॉल्व कर बिल्कुल लिया। ग्राफिकली सॉल्व कर लिया हमने। अ, एक सेकंड जरा श्योर बता सर। दो। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी हमारा। जी जी। ओके, सो हमारे पास क्या है कि दिस इज द फिजिबल रीजन, और हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं इनको हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे एंड वी विल गेट द सॉल्यूशंस। ठीक है। ठीक है। तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से, 0 0 है, वी हैव 8 0, वी हैव 24/5, 12/5, एंड वी हैव 0 4। तो हमने उनको जी वन बाय वन पुट किया एंड वी गॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, मैक्सिमाइज हमारे पास क्या आ रहा है, z की वैल्यू 96, x1 की वैल्यू क्या है 24/5, और x2 की वैल्यू क्या है, दैट इज 12/5। ठीक है। ओके, सो बिल्कुल अब हमने करना है क्या है कि हमने इस प्रॉब्लम को जब सॉल्व किया तो हमारे पास जो है वो x1 की वैल्यू दिस आ गई, x2 की ये आ गई। ओके, अब इसका अपर बाउंड हमारे पास क्या रहा है, अपर बाउंड हमारे पास मींस जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन आया व्हिच इज 96। जी 96। ठीक है। ओके, लोअर बाउंड क्या है कि जो इंटीजर के पार्ट से है। सो आपने क्या करना है, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन है तो इसमें जो इंटीजर के अकॉर्डिंगली आंसर आया है आपने उसमें से जो हाईएस्ट है उसको पिकअप कर लेना है। सो यहाँ पे आपके पास क्या है कि अगर हम x1 8 और x2 0 रखें, या x2 4 और x1 0 रखें, तो 80 आंसर आता है। सो हमारा लोअर बाउंड अकॉर्डिंग टू इंटीजर लोअर बाउंड विच इज 80। विच इज द हाईएस्ट वैल्यू बिल्कुल बिल्कुल इन बिल्कुल। टीजर केस। तो ठीक हो। फिलहाल जो हमने अपना करंट बेस्ट लोअर बाउंड रख लिया है वो इनिशियली हम इन्फिनिटी रख लेते हैं। लोअर बाउंड तो हमने 80 नहीं ले लिया है। 80 ले लिया, बट हम करंट बेस्ट लोअर बाउंड जो इनिशियली ले रहे हैं ना, जिसको हम अब लोअर बाउंड ना को सिंपल ये कह दो करंट बेस्ट बाउंड जो है अच्छा जी। दैट इज इन्फिनिटी, वो हम इनिशियली रख लेते हैं जस्ट प्रॉब्लम को लेके चलने के लिए। ठीक होगी। ठीक है जी। ओके, अब हमने क्या किया
क्योंकि हमारे पास जो x1 और x2 की वैल्यू है वो इंटीजर नहीं है। दैट मीन अच्छा ये लीनियर प्रोग्रामिंग अकॉर्डिंगली तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, बट इंटीजर के अकॉर्डिंगली ऑप्टिमम नहीं है। हम क्या नहीं ठीक करेंगे, वी विल स्टार्ट डूइंग द ब्रांचिंग। ठीक है, सही ओके। तो ब्रांचिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन वही वाला आइडिया जो हम कटिंग प्लेन में करते थे कि हमने किस वेरिएबल को स्टार्ट करना है फॉर ब्रांचिंग, जिसका फ्रैक्शनल पार्ट मैक्सिमम होगा। सो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 2/5 और इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 4/5। सो दिस इज द हाईएस्ट वन। ठीक ठीक है, सो हम इसको पिकअप किया और हमने ब्रांच बना ली। सो ब्रांच कैसे बनानी है, आंसर क्या आएगा अगर हम 24/5 करें, दिस इज 4.5। जी बिल्कुल ठीक है, सो आपने करना ये है कि आपने ब्रांच करते वक्त आपने दो नई कंस्ट्रेंट्स बन जाएंगी यूजिंग दिस वेरिएबल कि 4.5 है, तो इसका मतलब है x1 लेस देन और इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। इंटीजर तभी रहेगा ना, या 4 होगा या 5 होगा। 5 होगा जी ठीक है, सो हमने क्या कर लिया, हमने उसकी दो ब्रांचेस बना ली, x1 इज लेस देन और इक्वल टू 4 और x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ठीक ठीक है, सो दैट मीन हमने प्रॉब्लम वन से हमने दो नई प्रॉब्लम्स बना ली। सो इस प्रॉब्लम के अंदर हम एक दफा ये वाली कंस्ट्रेंट ऐड कर दी हमने। ठीक जी बिल्कुल ठीक है, और एक दफा हमने ये वाली 5 वाली कंस्ट्रेंट ऐड कर दी। 5 वाली जी ठीक ठीक है है, सो इट मीन अब हमें वन बाय वन इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अच्छा ठीक जी ठीक है, सो अब हम क्या कर रहे हैं, हम लेट से प्रॉब्लम 2 और 3 को जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है दिस इज बेसिकली द प्रॉब्लम 2, राइट। अच्छा ठीक जी ठीक है, सो जब हमने प्रॉब्लम 2 को वो वाली कंस्ट्रेंट x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 एंटर किया, तो हमारे पास ये वाला फिजिबल रीजन बन गया। सही जी ठीक है, और प्रॉब्लम 3 के अकॉर्डिंगली जब हमने x1 इज लेस देन और इक्वल टू 4 एंटर किया, तो हमारा ये वाला फिजिबल रीजन बन गया। ये दोबारा से हम मतलब अब कैलकुलेट बिल्कुल करेंगे बिल्कुल, दोबारा से आपने उस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मतलब इसको एक नया प्रॉब्लम समझ के दोबारा ग्राफिकली जी जी सॉल्व जी करना जी जी, अब आपकी मर्जी, आप ग्राफिकली सॉल्व कर लो, आपकी मर्जी आप आइटरेटिवली सॉल्व कर लो। है इटरेटिवली वही बस x1 0 पुट करके x2 की वैल्यू आ हाँ गई जी, उसी तरीके से मीन सिंप्लेक्स मेथड के जरिए आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक जी तो नाउ यू कैन इमेजिन कि ब्रांच एंड बाउंड करते वक्त हमें कितने ज्यादा सॉल्यूशंस करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, सो अभी तो ये दो वेरिएबल्स हैं, अगर तीन या तीन से ज्यादा हो जाए तो हम फंस गए। फंस गए जी बिल्कुल सो अब हमारे पास क्या है कि जब हमने प्रॉब्लम 2 को सॉल्व किया तो हमारे पास जहां पे हमारे पास x1 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 था, तो x1 का ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या है 5 और x2 का ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या है 9/5। सो अपर बाउंड से क्या मुराद है कि स्टिल कि आपके पास ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद जो ऑप्टिमम आंसर आया विच इज 95। अच्छा ये कैसे कैलकुलेट होगा आपको ये आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, दैट इज कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं? अच्छा आपका अच्छा 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 x1 का कॉर्नर पॉइंट है जी, दिस इज 5 पॉइंट समथिंग। ठीक है, हम्म, x1, और x2 आपके पास क्या है, दैट इज 2 अप्रोक्सीमेटली 9/4 लिखा हुआ है। सही ठीक जी है, और एक कॉर्नर पॉइंट ये है x1 8 है और x2 आपके पास जो है वो इसके अकॉर्डिंगली देख लो कि क्या बन रहा है अप्रोक्सीमेटली 2। सही सही ठीक है, उनको हमने वन बाय वन पुट किया। सो जब वन बाय वन पुट किया तो वी नो कि आपका जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन आया दैट इज अकॉर्डिंग टू लीनियर प्रोग्रामिंग x1 इज इक्वल टू 5 और x2 इज इक्वल टू 9/4। ठीक जी ठीक है, हकीम भाई हम सिंपल यहाँ x1 x2 की वैल्यू इस तरह भी निकाल सकते हैं ना x1 को 0 पुट कर दें x2 आ जाएगा नहीं 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 नहीं, आपने इस फिजिबल रीजन के अकॉर्डिंगली चलना है ना। हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का क्या होता है कि जो आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन होता है वो हमेशा फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर लाई कर रहा होता है। पहले प्लॉट कर देंगे वही जो तरीका है बिल्कुल, आपने नए प्रॉब्लम को, इस पूरे प्रॉब्लम को आपने ग्राफिकली प्लॉट किया। जी ठीक है, ग्राफिकली प्लॉट करने के बाद आपने क्या करना है, अपने कॉर्नर पॉइंट्स को चेक करना है। सही ठीक है, सो कॉर्नर पॉइंट्स को आप क्या करोगे, वन बाय वन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करोगे और देखोगे कि कौन से पॉइंट के अगेंस्ट मेरी वैल्यू जो है वो हाईएस्ट आ रही है, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन केस को हम डिस्कस कर रहे हैं। या फिर इटरेटिवली सॉल्व करें इसको
या फिर आप मतलब सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करो। सिंपलेक्स से, जी क्योंकि अभी तो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि दो वेरिएबल्स है तो हम दो, ग्राफिकल जी अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ग्राफिकल अप्रोच के अकॉर्डिंगली हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली पुट द जी कॉर्नर पॉइंट्स, या वो हम जी आइसोप्रॉफिट लाइन ड्रॉ करें। तो उसकी जी जी। जरूरत नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली कॉर्नर पॉइंट्स को पुट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ पे आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ रहा है। अच्छा ठीक हो ठीक है जी। तो वो हमने देखा कि आपके पास जो कॉर्नर पॉइंट आ रहा है दैट इज, जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन पॉइंट आ रहा है दैट इज 95। कब ऑप्टिमम सॉल्यूशन ये 95 आ रहा है, जब x1 5 हो और x2 9/4 हो, मीन इस पॉइंट के ऊपर आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक हो गया। ठीक है। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने लोअर बाउंड कैलकुलेट करनी है। सो लोअर बाउंड कैलकुलेट करने के लिए क्या मतलब है कि जब आपका x1 और x2 दोनों इंटीजर्स हो। सही। ठीक है। जी तो जी। इट मीन इस और इस पॉइंट के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे कि जब x1 5 और x2 0 हो, जब x1 8 और x2 0 हो, तो किस पॉइंट के ऊपर आपका ऑप्टिमम जो लोअर बाउंड है उसकी वैल्यू क्या आ रही है। सो यहाँ पे जो लोअर बाउंड की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 90। अच्छा, और अगर इसी ग्राफ में हमें कहीं और भी इंटीजर पॉइंट्स मिले तो उसको भी हम फिर पुट हाँ, करके देख। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या करते हो, वो तमाम के तमाम जो पॉइंट्स आ रहे हैं रेस्ट, जहां पे इंटीजर्स के अगेंस्ट आपकी इंटीजर, हाईएस्ट वैल्यू आ रही है, उसको आप पिकअप कर लोगे। ठीक हो गया। ठीक है जी। सो हमारे पास यहाँ पे लोअर बाउंड की वैल्यू क्या आ गई, 90। राइट। जी जी ठीक है। ओके, अब अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास जो प्रीवियस टेबल था उसमें लोअर बाउंड की वैल्यू क्या थी, 80। जी। यहाँ पे लोअर बाउंड की वैल्यू क्या है, 90। 90। सो इट मीन क्योंकि ये हमारी जो लोअर बाउंड है वो हाईएस्ट है, ठीक है ना, अमंग द अनफैथम नोड। जी जी। तो इट मीन हम क्या करेंगे, इस नोड को यहीं पे स्टॉप कर लेंगे। अच्छा ठीक है। तो यहां से हमें आगे चलने की जरूरत है। अब हम क्या करते हैं, अब हम P3 वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अच्छा। ठीक सही है। अब जब हम P3 वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास फिजिबल रीजन क्या आया था, ये वाला। सही। अगेन, अब हमने जब लीनियर प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंगली सॉल्व किया तो x1 4 और x2 8/3 आया, और आपका अपर बाउंड क्या आ गया, 93/3। सही। और लोअर बाउंड जब हमने इंटीजर पॉइंट्स को पुट किया तो वो आ गया 80। ठीक है, तो इसमें हम मतलब लोअर बाउंड देख रहे हैं जो कम वैल्यू। हाँ, नहीं नहीं, काम नहीं, मीन जो आपके इंटीजर पॉइंट्स पुट करने के बाद आंसर आया है उसमें से आपने उस लोअर बाउंड को पिक करना है जो हाईएस्ट है। जो हाईएस्ट, ठीक हो गया, ठीक है जी। ठीक, सॉरी। तो यहाँ पे लोअर बाउंड की वैल्यू 90 थी, यहाँ पे 80 थी। तो इसको तो हमने यहीं पे स्टॉप कर दिया ना, क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो प्रीवियस से वो बेहतर नहीं है। ठीक है ना। अच्छा जी जी। ओके, सो अब हम जब आगे चल रहे हैं, हमने क्या किया, अब हम वन बाय वन करके पकड़ रहे हैं, मतलब फर्दर ब्रांचेस कर रहे हैं। अभी यहाँ पे भी हमारे पास इंटीजर सोल्यूशन नहीं आया। जी जी। ठीक है। और यहाँ से भी इंटीजर सोल्यूशन नहीं आया। तो हमने क्या ठीक। करना है, अब हमने ये देखना है कि शुड वी स्टार्ट विद P2 प्रॉब्लम फॉर डूइंग द फर्दर ब्रांचेस, और शुड वी स्टार्ट डूइंग द ब्रांचेस फ्रॉम P3। ठीक है। बाकी भाई मैं फिर इसमें कंफ्यूज हूँ, आपने क्या लोअर बाउंड वो लेना इंटीजर वैल्यू से जो है जो हाईएस्ट हो। बिल्कुल, जो आपके इंटीजर पॉइंट्स पुट करने के बाद हाईएस्ट इंटीजर पॉइंट आया हो। तो उस केस में तो ये P2 वाला हमारे पास हाईएस्ट लोअर बाउंड आ रहा है 90। बिल्कुल, लोअर बाउंड 90 तो आ गया ना, ये तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आया है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। आपने इस प्रॉब्लम को सेपरेटली सॉल्व किया और उस वक्त आपने देखा कि x1 और x2 की वैल्यू के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम लोअर बाउंड क्या आ रहा है, वो आ गया 80। अच्छा जी, ठीक ठीक है। है। अभी हम सेपरेट सेपरेट इनको लेके चल रहे हैं। ओके, बिल्कुल सही। ओके, अब हमने ये देखना है कि अब मुझे फर्दर ब्रांच कहाँ से करना है, इस नोड से या इस नोड से। अच्छा जी। तो अगेन, दोनों पे इंटीजर सॉल्यूशंस नहीं आए तो हम देखेंगे कि किसका फ्रैक्शनल वाला जो पार्ट है वो हाईएस्ट है। तो हम फिलहाल सिंपली क्या कर रहे हैं, हम P2 से फर्दर ब्रांचेस कर रहे हैं। ठीक है। सही जी। और वो इसलिए पिकअप कर रहे हैं क्योंकि इसकी जो लोअर बाउंड है वो कंपेयर टू P3 वो लार्जेस्ट है। ठीक है। ठीक है, इसलिए हम यहां से जो है वो फर्दर ब्रांच कर रहे हैं। ओके, जब हम P2 से फर्दर ब्रांच कर रहे हैं
तो जब हमने इसका ऑप्टिमम सोल्यूशन निकाला था वो क्या आया था, x1 5, x2 9/4, ठीक है। जी जी तो जब हम, अब क्योंकि x1 तो ऑलरेडी इंटीजर है, दैट्स फाइन, बट x2 जो है वो इंटीजर नहीं है, तो x2 का आंसर क्या आएगा, 9/4 मीन 2 पॉइंट समथिंग, जी ठीक है। सो दैट मीन अब हम जो कंस्ट्रेंट्स बनाएंगे वो x2 के परस्पेक्टिव से बनाएंगे। सो ठीक ठीक 2 पॉइंट समथिंग है, तो एक दफा x2 लेस देन और इक्वल टू 2 और एक दफा x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, जी जी ठीक है जी। सो अब आपने क्या करना है, इस प्रॉब्लम के अंदर ये जो P2 वाला प्रॉब्लम है उसमें एक दफा आपने x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंटर कर देना है, और एक दफा आपने x2 लेस देन और इक्वल टू 3 एंटर कर देना ठीक है। ओके, अब अगेन P4 और जो P5 प्रॉब्लम्स बने इनको आपने सेपरेट सेपरेट सॉल्व करना है। ठीक है। हकीम भाई मैं तो पूछना चाहता हूँ बस इसको अब मैं एज अ सेपरेट ग्राफ अब नए न्यू उससे बना जी सकता हूँ ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब ठीक है ये समझ लें, ये आपका एक सेपरेट प्रॉब्लम है और ये एक सेपरेट प्रॉब्लम है, ठीक है ठीक है ना। सही तो जितनी ब्रांच बनती जाएंगी, मीन जितनी नोड्स होंगी, इट मीन आपने उतने प्रॉब्लम सॉल्व करने, उतने प्रॉब्लम सॉल्व कर ठीक सही है। ओके, अब हम जब इसका ग्राफ बनाते हैं, सो हमारे पास जब ग्राफ आया P4 का, दैट इज इक्वल टू दिस वन। अच्छा इसमें चूंकि प्रीवियस कंस्ट्रेंट्स की लाइंस भी लगी है ना इसलिए मैं पूछा था बिल्कुल नए सिरे से मैं बना सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप नए सिरे से जो है वो बना सकते हो। अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो बेशक आप उसी ग्राफ के ऊपर बनाते जाएं, लेकिन वो अच्छा इतना कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि वो आपको फिर समझ नहीं आएगी। एग्जैक्टली इट कुड बी बेटर कि आप एवरी टाइम नया ग्राफ बनाओ, ठीक ठीक परफेक्ट है। ओके, अब जब हमने ये P4 वाले को ड्रॉ किया, सो वी फाइंड कि आपका जो फिजिबल रीजन है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अच्छा क्यों? सही क्योंकि आपके पास इस कंस्ट्रेंट और इस कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंगली आपका फिजिबल रीजन ये है, अच्छा जी लेकिन इस कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंगली क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये वाला फिजिबल बन रहा है, जी ठीक है। बिल्कुल तो अगर मैं इसको इसको और इसको देखूं तो मेरा ये वाला फिजिबल रीजन है, सही ठीक है। बट जब हमने x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंटर किया तो वो कह रहा है कि इसका ऊपर फिजिबल इस कंस्ट्रेंट का ऊपर वाला है, तो इट जी मींस देयर इज नो कॉमन फिजिबल रीजन, तो ये प्रॉब्लम क्या बन गया, इनफिजिबल, इनफिजिबल ठीक है ठीक है जी। सो इट मींस ये वाले इस नोड से हमें फर्दर ब्रांच करने की जरूरत नहीं है, वो वन ऑफ द कंडीशन फुलफिल हो गई कि या तो आपके पास ऑप्टिमम इंटीजर सॉल्यूशन आ जाए, या आपका प्रॉब्लम इनफिजिबल हो जाए, या आपका जो लोअर बाउंड है वो आपके अपर बाउंड के इक्वल आ जाए, ठीक है। यानी कि सही आपका जो अपर बाउंड है वो बेसिकली ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू हो आपके लोअर बाउंड से। तो लोअर हमारे पास यहाँ पे ठीक एक कंडीशन फुलफिल हो गई कि आपका जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे इनफिजिबल क्योंकि हो रहा है, इट मीन वी कैन नॉट डू फॉर फर्दर ब्रांचिंग, क्योंकि आपके पास कोई सोल्यूशन ही नहीं आ रहा, सही ठीक है। सो हम P4 को यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम P5 को लेके चलेंगे। अच्छा सो प्रॉब्लम नंबर 5, जब हमने x2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 ऐड किया इसमें, जी जी ठीक है। सो जब हमने x2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 ऐड किया और हमने इसको सॉल्व किया, तो वो हमारे पास क्या आ गया, दिस इज द फिजिबल रीजन, सही ठीक है। सो जब फिजिबल रीजन आया तो ऑफ कोर्स हमारे पास x1 x2 की वैल्यूज आ गई, और इनको इन दो वैल्यूज को पुट करके हमारे पास अपर बाउंड आ गया, ठीक है। ठीक है और रिगार्डिंग इंटीजर पॉइंट्स हमारे पास जो हाईएस्ट लोअर बाउंड आ रही है विच इज 90, ठीक है ठीक है। ओके, स्टिल हमारे पास, हमने इंटीजर ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमारे पास नहीं आया, तो हमने क्या करना है, अब हमने फर्दर ब्रांचेस करनी है, किसके अकॉर्डिंगली, विद रिस्पेक्ट टू x1, अच्छा ठीक है जी। सो हमने P5 को अब पिकअप करना है, ठीक है जी, P5 को, और इस P5 के अकॉर्डिंगली जो सोल्यूशन आया था जो फ्रैक्शनल वाला था वो क्या था, 16/3, तो आंसर आया 5 पॉइंट समथिंग, अच्छा जी भाई ठीक है। सो अब आपने क्या करना है, अब आपने नई कंस्ट्रेंट ऐड करनी है विद रिस्पेक्ट टू x1, क्योंकि 5 पॉइंट समथिंग आया है तो एक दफा x1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, और एक दफा x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6,
ठीक ठीक जी, बिल्कुल। ठीक है जी। सो अगेन एक दफा ये वाली कंस्ट्रेंट x1 इज लेस देन और इक्वल टू 5 इसमें ऐड होके ये प्रॉब्लम नंबर 7 बन गया, और x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 ऐड होके प्रॉब्लम नंबर 6 आ गया। सही जी, ठीक बिल्कुल। है। सो अगेन अब आपने क्या करना है, प्रॉब्लम नंबर 6 को सेपरेट सॉल्व करना है और 7 को सेपरेट सॉल्व करना है। क्लियर? ठीक है जी So जी। this is the graph for problem number 6 and this is the graph for problem number 7. ठीक। ठीक है जी। ओके, सो अब हमारे पास जो प्रॉब्लम नंबर 6 के अकॉर्डिंगली आंसर्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, दैट इज x1 इज इक्वल टू 6, x2 इज इक्वल टू 3/2। जी जी। ठीक है जी। एंड ZU द अपर बाउंड इज इक्वल टू 90 बट द लोअर बाउंड इज इक्वल टू 80 आ गया। ठीक जी जी। ठीक है, क्योंकि इंटीजर में। लेकिन अब हम प्रॉब्लम नंबर 6 को आगे मूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए नहीं कर सकते कि अगर हम देखें कि इसके जो फ्रैक्शनल पॉइंट के अकॉर्डिंगली मीन लीनियर प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंगली जो अपर बाउंड का आंसर है वो 90 है। जी जी। ठीक है, जबकि जो प्रीवियस हमारे पास लोअर बाउंड की वैल्यू थी वो क्या थी, वो भी 90 थी। सही। ठीक है। सो अब ये जो पॉइंट नंबर 2 था कि अगर आपका जो अपर बाउंड है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं है आपके लोअर बाउंड से, तो आप उस नोड पे स्टॉप कर दोगे। अच्छा, पिछले प्रॉब्लम की तरह। बिल्कुल बिल्कुल। सो इट मीन ये वाली नोड भी फैथम हो गई, मीन स्टॉप कर दोगे, यहां से आगे ब्रांच नहीं करोगे। सही जी। इसी तरीके से जब हमने प्रॉब्लम नंबर 7 को सॉल्व किया तो यहाँ पे हमारे पास x1 का आंसर क्या आ गया 5, x2 का आंसर आ गया 2। तो नंबर 1 कि ये तो आपके पास इंटीजर सोल्यूशन आ गए। सही। ठीक है, बट जो आपका अपर बाउंड आया इसके अकॉर्डिंगली वो क्या आ गया 90, जो कि पिछले से मिलता भी है। सो दैट्स फाइन, सो इट मीन वी गॉट द इंटीजर ऑप्टिमम सोल्यूशन। लेकिन ये अपर बाउंड पिछले लोअर बाउंड के इक्वल नहीं आ गया? इक्वल तो है, लेकिन हम फिर इसका हम्म। मतलब यही हो गया ना कि यहाँ पे दो कंडीशंस फुलफिल हो गई। नंबर 1, हम्म। कंडीशन नंबर 1 ये था कि या तो आपका उस नोड के ऊपर इंटीजर सोल्यूशन आ जाए, जी जी। तो हमने वहां से आगे ब्रांच नहीं करना। नंबर 2 ये था कि आपकी जो लोअर बाउंड का आंसर है वो आपके अपर बाउंड के इक्वल आ जाए। ठीक है ठीक जी। है, या दूसरे सेंस में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी जो लीनियर प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंगली जो सोल्यूशन आता है जिसको हम अपर बाउंड कहते हैं वो लेस देन और इक्वल टू हो आपके इंटीजर सोल्यूशन से, मीन लोअर बाउंड से। सो लेस देन तो कभी भी नहीं होगा, बट दैट मस्ट बी इक्वल टू हो जाएगा। तो जब इक्वल होगा तो हम कहेंगे कि हम वहां पे स्टॉप कर देंगे। सही, बिल्कुल। ठीक है, सो हम प्रॉब्लम नंबर 7 से हमने स्टॉप कर दिया। क्लियर? ठीक जी, बिल्कुल। ओके, सो अब हम क्या कह रहे हैं, अब हमने ये बेसिकली हम लेके चले थे शुरू में किसको, हमने प्रॉब्लम नंबर 1 को पकड़ा था, फिर हमने प्रॉब्लम नंबर 2 के अकॉर्डिंगली आगे ब्रांचेस करना शुरू की थी। अब हमने प्रॉब्लम नंबर 3 को तो अभी लिया ही नहीं। ओए अच्छा। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 3 को पकड़ लेंगे। ये प्रॉब्लम नंबर 2 के नीचे हो गया, अब हम प्रॉब्लम नंबर 3 को पिकअप करेंगे। सही। राइट, तो जब हमने प्रॉब्लम नंबर 3 को पिकअप किया और हमने जब उसका पॉइंट्स देखे तो x1 का आंसर क्या था 4 और x2 का आंसर क्या था 8/3। ठीक। ठीक है, इट मीन अब हम x2 के अकॉर्डिंगली ब्रांचेस बनाएंगे। सो आंसर क्या है, सही। 8/3 का 2 पॉइंट समथिंग। सही। ठीक है, सो इट मीन एक दफा हमारे पास कंस्ट्रेंट ऐड हो जाएगी x2 इज लेस देन और इक्वल टू 2, और एक दफा ऐड हो जाएगी x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक जी। ठीक है, सो इस प्रॉब्लम का हमने सेपरेट सॉल्व किया जिसको हमने P8 का नाम दे दिया, और इस प्रॉब्लम को हमने सेपरेट सॉल्व करना है जिसको हमने P9 का नाम दे दिया। हाँ, ठीक है। ओके, सो P8 को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास x1 और x2 का आंसर क्या है 3, सो वी गॉट द इंटीजर सॉल्यूशन। अच्छा, ठीक। ठीक है, और हमारे पास जो अपर बाउंड है वो लोअर बाउंड के इक्वल भी आ गया। इट मीन हम यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे, यहाँ पे आगे हम ब्रांच नहीं बनाएंगे। अपर बाउंड ठीक हो गया। अपर बाउंड में कंफ्यूज हो गया, अपर भाई बाउंड कैसे भी, कैलकुलेट? अपर बाउंड का मतलब ये है कि आप
इंटीजर वाली कंस्ट्रेंट की रिलैक्स कर दोगे, आप सिंपल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम समझते हुए उसको सॉल्व करोगे, ठीक है, और जो आपका आंसर आ रहा है वो आपका अपर बाउंड कहलाएगा। ठीक ठीक जबकि लोअर बाउंड क्या था कि जो इंटीजर पॉइंट्स के जरिए आपके पास मैक्सिमम ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक हो गया। ठीक है जी। ओके, अब प्रॉब्लम नंबर 9 के अकॉर्डिंगली हम क्या कह रहे हैं, अगेन हम जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करके, सो वी गॉट x1 इज इक्वल टू 4 और x2 इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पे भी इंटीजर सॉल्यूशंस आ गए। ठीक हो गया। ठीक है, बट आपका जो z और zl आ रहा है वो क्या आ रहा है, 80 आ रहा है, तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे। ठीक ठीक है, बट क्या आपका x1 और x2 अकॉर्डिंग टू इंटीजर प्रॉब्लम ऑप्टिमम सॉल्यूशन है? नहीं। ठीक। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके यहाँ पे z की वैल्यू क्या आ रही है, 80, जबकि यहाँ पे z की वैल्यू क्या आ रही है, 90। 90। ठीक है, सो इट मीन दिस इज द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। सो बेसिकली हमारे पास दो ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ गए, मीन ये वाला प्रॉब्लम जो है वो ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमम सॉल्यूशन रख रहा है। ठीक, दोनों में 90। ठीक बिल्कुल, अल्टरनेटिव ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैसे है, एक तो प्रॉब्लम नंबर 8 हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या दे रहा है, वो कह रहा है कि अगर आप x1 इज इक्वल टू 3 और x2 इज इक्वल टू 3 रखोगे तो आंसर 90 आएगा। जी जी। और दूसरा हमारे पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहां से आया था, प्रॉब्लम नंबर जो था दैट इज इक्वल टू प्रॉब्लम नंबर 7। ठीक जी। जब हमारे पास x1 5 और x2 2 था तो आंसर आया था 90। सो वी हैव द ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमम सॉल्यूशन। either you can the value of x1 और x2 3 3 हो, जी जी। या x1 is equal to 5 और x2 is equal to 2 हो, तो we got the optimum solution। अब तो ठीक हो गया। ठीक है, so ये बाकी उसकी डिस्क्रिप्शन मेंशन की। ठीक, बिल्कुल। इज इट क्लियर? जी, क्लियर तो हो ये गया। बिल्कुल, सो ये उसकी कंप्लीट ट्री मेंशन की हुई है कि कंप्लीट ट्री क्या बन रही है। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, जी जी। ठीक है, और देन वी मूव टू प्रॉब्लम नंबर 2 एंड प्रॉब्लम नंबर 3, देन वी स्टार्ट डूइंग ब्रांचिंग फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 2। ठीक है, जी जी। प्रॉब्लम नंबर 4 फैथम हो गया था, देन वी स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 5 और वी जंप टू प्रॉब्लम नंबर 6 एंड 7। फिर ये भी स्टॉप हो गए थे ड्यू टू फैथम हो गए थे। ठीक है, सही। फिर अगेन वी मूव टू प्रॉब्लम नंबर 3। ओके, मैं इसको क्विकली रीकैप कर देता हूँ कि हम कैसे चल रहे हैं। चले, बेहतर हो जाएगा जी, बिल्कुल। ओके, सो वी स्टार्टेड फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 1। ठीक है, दिस वाज द प्रॉब्लम। हमने क्या किया, हमने इस प्रॉब्लम को ग्राफिकली सॉल्व किया और हमने कहा कि क्या x1 और x2 की वैल्यू जो है वो इंटीजर आ रही है। तो वी हैव सीन कि वो ऑप्टिमम पॉइंट जो है वो इंटीजर नहीं आ रहा, x1 24/5 आ रहा है और x2 12/5 आ रहा है। सही। ठीक है, और जब हमने इन वैल्यूज को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट किया तो वो हमारे पास आया आंसर 96। 96। देखिए ये हमारा अपर बाउंड है। क्यों कहा ये अपर बाउंड है, क्योंकि ये हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया और उसके अकॉर्डिंगली ये आंसर जो है वो आया है, इसलिए हमने कह दिया ये अपर बाउंड है। ओके, लोअर बाउंड जो 80 आया है वो हमने देखा कि जो इंटीजर पॉइंट्स हमारे पास फिजिबल रीजन में बन रहे थे, उनमें से जब हमने उनको पुट किया तो उसके अकॉर्डिंगली किसके अकॉर्डिंगली हमारे पास मैक्सिमम आंसर आ रहा है, उसको हमने पिक किया विच इज 80। ठीक। ठीक है, उसको हमने लोअर बाउंड बना लिया। ठीक हो गया। ठीक है जी, सो ये वाला बेशक आप बेस्ट वाला छोड़ भी दो। सो ये दो हमारे लिए आ गए। अब हमने कहा क्योंकि हमारे पास x1 और x2 के आंसर फ्रैक्शंस में है, तो हमने उस वेरिएबल को पहले लेके चलना है जिसका फ्रैक्शनल पॉइंट हाईएस्ट होगा, सो दैट वाज x1। जी जी। ओके, सो x1 का आंसर क्या है, 4 पॉइंट समथिंग। सो दैट मीन एक आपके पास कंस्ट्रेंट ऐड हो जाएगी, x1 इज लेस देन और इक्वल टू 4, और एक कंस्ट्रेंट ऐड हो जाएगी, x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। सो जैसे ही आप ये कंस्ट्रेंट्स ऐड करोगे तो दैट मीन दो डिफरेंट प्रॉब्लम्स बन जाएगी। सही जी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक दफा x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 पुट करके एक नया प्रॉब्लम बना लिया और लेस देन और इक्वल टू 4 करके एक सेपरेट प्रॉब्लम बना लिया। ठीक। ओके, अब हम प्रॉब्लम नंबर 2 पे आ जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 को जब हमने सॉल्व किया, सो हमारे पास आंसर क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू 5, x2 इज इक्वल टू 9/4। ओके,
सो इन पॉइंट्स को पुट करने के बाद मेरे पास जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन आया विच इज 95 विच इज द अपर बाउंड। ठीक हो गया ठीक है, जो लीनियर जो पॉइंट x1 5 और 9/4 के अगेंस्ट 95 आंसर है। जी बट बिल्कुल क्योंकि अभी भी ये इंटीजर सॉल्यूशंस नहीं है तो हमने देखना है कि इंटीजर पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली हाईएस्ट पॉइंट क्या आ रहा है विच इज 90। क्या ठीक ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, अब हम प्रॉब्लम नंबर 3 को देखते हैं। तो जब हमने प्रॉब्लम नंबर 3 को देखा तो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 के अकॉर्डिंगली x1 का आंसर क्या है 4 और x2 का क्या है 8/3। अपर बाउंड क्या आ गया 93/33 और लोअर बाउंड क्या आ गया 80। 80 ठीक है, ठीक ओके। क्योंकि P2 की जो लोअर बाउंड है वो P1 और P3 के कंपैरेटिवली लोअर बाउंड की वैल्यू लार्जेस्ट है, हाईएस्ट है, जी बिल्कुल तो इसलिए हम इसको पहले ब्रांच करेंगे। अच्छा ठीक है ठीक ये है, रूल है बिल्कुल। सो अब क्योंकि इसकी लोअर बाउंड हाईएस्ट थी इसलिए हमने यहां से P2 से ब्रांचिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है राइट। ओके, सो अब हम जब P2 से ब्रांच स्टार्ट कर रहे हैं, कौन कौन से वेरिएबल से हमने ब्रांच करना है, हमने x2 से। x1 x2 से से क्यों नहीं करना है, क्योंकि x1 तो ऑलरेडी। इंटीजर सो x2 से जब हम ब्रांच करें सो दैट इज 9/4। सो 9/4 मीन दैट इज 2 पॉइंट समथिंग। सो 2 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या है कि x2 लेसर और इक्वल टू 2 और x2 इज लेसर और इक्वल टू 3, मीन उस पॉइंट से ठीक एक दफा कम और ज्यादा। ओके, ठीक सो जब हमने ये वाली कंस्ट्रेंट्स ऐड की तो x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 से प्रॉब्लम नंबर 4 बन गया और जी x2 इज लेसर और इक्वल टू 2 से प्रॉब्लम नंबर 5 बन गया। ठीक ठीक है, जब हमने x प्रॉब्लम नंबर 4 को सॉल्व किया P4 को, सो वी फाइंड कि आपके पास जो फिजिबल रीजन आ रहा है वो इनफिजिबल बेसिकली आ रहा है, मीन कोई भी एग्जैक्टली पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा। तो इसलिए सही अगर इनफिजिबल आ जाए दैट इज वन ऑफ द कंडीशन इज फुलफिल कि हम यहां से फर्दर ब्रांच नहीं करेंगे। नहीं तो करें जी इसलिए बिल्कुल हमने उस नोड को कह दिया फैथम नोड। सही ठीक है, अब हम वापस प्रॉब्लम नंबर 5 पे हैं। जब हमने प्रॉब्लम नंबर 5 को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू 16/3, x2 2, अपर बाउंड क्या आ गया 93.33 और लोअर बाउंड आ गया 90। ठीक है ठीक है, अब हमने फर्दर इसे ब्रांच करना है, तो किस वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रांच करना है, x1। क्यों, क्योंकि x2 ऑलरेडी इंटीजर है। ठीक है ओके, x1 के अकॉर्डिंगली जब हम ब्रांच करें तो इसका आंसर क्या आएगा 5 पॉइंट समथिंग। इट मीन एक दफा कंस्ट्रेंट क्या बनेगी, x1 इज लेस देन और इक्वल टू 5 और एक दफा बनेगी x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ठीक जी ठीक है, सो एक दफा हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया बाय पुटिंग x1 इज लेस देन और इक्वल टू 5 इन दिस प्रॉब्लम। सो इस प्रॉब्लम के अंदर ये वाली कंस्ट्रेंट ऐड की और हमने प्रॉब्लम नंबर 7 को सॉल्व किया और एक दफा हमने क्या किया, x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 को इस प्रॉब्लम में ऐड किया और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सो जी बिल्कुल जब हमने प्रॉब्लम नंबर 6 को सॉल्व किया सो हमारे पास आंसर क्या है, x1 6, x2 3/2। सो स्टिल इंटीजर ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं आया, बट जी हमारे पास ZU जो है वो 90 है और ZL क्या 80। एक ठीक है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें हमारे जो प्रीवियस नोड के अंदर लोअर बाउंड थी वो 90 थी, यहाँ पे 80 थी, 80 जी आ गई। ठीक है, एक तो आप यही पे इसलिए स्टॉप कर जाओगे क्योंकि ये लोअर बाउंड अब फर्दर आपका 80 से नहीं बढ़ेगा। ठीक ठीक है, जी नहीं बढ़ रहा है, या मेन पॉइंट के हम इस नोड के ऊपर इस वजह से स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि आपका जो फिजिबल रीजन है वो इनफिजिबल बन रहा है। इनफीजिबल राइट तो इट मीन यहां से हम फर्दर मूव नहीं कर सकते। ठीक ठीक है, ओके। सो अब हमने क्या करना है, अब हमने P7 पे आ जाना है। जब हमने P7 को सॉल्व किया तो वी फाइंड कि हमारे पास x1 और x2 जो है वो इंटीजर पॉइंट्स आ गए। सही जी ठीक है, सो दैट मीन वी गॉट द सॉल्यूशन, क्योंकि जैसे इंटीजर आ जाएगा हमने रुक जाना है। और सेकेंडली आपके जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड है वो भी इक्वल आ गए। इक्वल आ गए जी बिल्कुल ठीक है, और कंपेयर टू प्रीवियस। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इट मीन कि ये हमारा जो सॉल्यूशन है वो इंटीजर आ गया, इसलिए हम इस नोड को फैक्टर कर देंगे। ठीक हो I गया mean further branches allow नहीं है। Okay, now back to problem number 3. So जी problem number 3 को जब हमने सॉल्व किया तो अब यहां से ब्रांच किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, x2 के पॉइंट ऑफ व्यू से।
सही। तो x2 के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमने ब्रांच करके सॉल्व किया तो इसका आंसर आएगा 2 पॉइंट समथिंग, सो इट मीन x2 इज लेसर और इक्वल टू 2 और x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। सो लेस देन और इक्वल टू 2 पुट करके भी हमने सॉल्व किया प्रॉब्लम नंबर 9 बना के, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 पुट करके प्रॉब्लम नंबर 8 बनाकर सॉल्व किया। जब हमने प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व किया तो वी गॉट द इंटीजर सॉल्यूशन, x1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 3 और zu और zl बराबर है विच इज 90। तो हमने इसको फैथम कर दिया। बट जब हम प्रॉब्लम नंबर 9 को सॉल्व करते हैं स्टिल वी गॉट द इंटीजर सॉल्यूशन, बट यहाँ पे जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड इक्वल है दैट इज इक्वल टू 80 which is less than or equal to from this best lower bound। सही। ठीक है, सो ये वाली जो लोअर बाउंड है वो ज्यादा बेटर है कंपेयर टू दिस, सो इट मीन ये भी यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी क्योंकि इंटीजर सॉल्यूशन तो आ गया। जी ठीक है जी, सो बेसिकली हमारे पास क्या हुआ, अगर हम कहें कि एक तो हमारे पास जो प्रॉब्लम आया वो दिस वन, सॉरी एक तो हमारे पास ये वाला प्रॉब्लम जो है ये वो दिस वन। जी ठीक है जी, और एक हमारे पास और आया हुआ था 90 वाला, दैट इज इक्वल टू राइट सर जी 7 दिस। ठीक है। ठीक है जी, सो ये हमारे ऑप्टिमम सॉल्यूशंस हैं, सो दैट मीन वी हैव द अल्टरनेटिव ऑप्टिमम सॉल्यूशन, या x1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 3 और आंसर क्या आएगा 90, या फिर x1 5 और x2 2, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 90। 90 ठीक है। ठीक है जी, हाईएस्ट लोअर बाउंड हमने लिया। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज द मेन पॉइंट। और जहाँ पे लोअर बाउंड जैसे आपने ऊपर बताया कि हमारा मतलब जैसे प्रॉब्लम 6, सॉरी जी प्रॉब्लम 6 है, जैसे लोअर बाउंड 80 आ गया जी और जी प्रॉब्लम इससे जो पिछली था उसका 90 था, तो इस केस में भी हम इसको फैथम कर रहे हैं। बिल्कुल, हमने इस केस में 9 को इसलिए खत्म कर दिया या इसको लेके नहीं हम चल सकते क्योंकि इसके जो बेस्ट लोअर बाउंड है विच इज लेस देन फ्रॉम द प्रीवियस वन, और यू कैन से द कंपेयर टू दिस वन। अच्छा इससे भी कर सकते हैं और प्रॉब्लम 3 से भी कंपेयर हाँ कर सकते बेसिकली इससे आपने कंपेयर करना है, जैसे आपकी हैं। लोअर बाउंड लोअर हो रही है कंपेयर टू दिस, तो वहीं पे आप इसको स्टॉप कर सकते फैथम करें, हैं। बिल्कुल, समझ के बिल्कुल ठीक। लेकिन नॉर्मली फैथम का रूल जो है वो आप इसी के अपर बाउंड के साथ कंपेयर करोगे। अच्छा ठीक हो गया। ठीक है ना, कि अगर आपका जो लोअर बाउंड है वो आपके अपर बाउंड्स के इक्वल आ जाए, सो वहां पे आप स्टॉप कर सकते हो। स्टॉप कर सकते हैं, ठीक हो गया। ठीक है ना, सो बेसिकली आपने जो रूल याद रखने हैं दैट इज इक्वल टू दीज 3 रूल्स रिगार्डिंग ठीक, ब्रांच एंड बाउंड। सही हो गया। दिस वन। ठीक है। ठीक है, ठीक है बिल्कुल सही। इज इट क्लियर? जी बिल्कुल ये क्लियर है।